हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 फरवरी 2022 के पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 25 की अपलोड कर रहा हूँ, 1 घंटे में 26 की भी अपलोड हो जाएगी। और संडे को पीआईबी नहीं आती है तो पीआईबी हमारी रूटीन पे आ जाएगी। बाकी कल सुबह यानी मंडे से पीआईबी मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। शाम तक देखते हैं कितने करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो पाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने पीडीएफ तो बना लिया, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजता भी रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो पीडीएफ बन जा रही थी और उनको टेलीग्राम पे मैं भेज रहा था, खास करके पीआईबी की, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो आज मैं सोच रहा हूँ पीआईबी की दोनों वीडियोस को मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और कल तो मंडे है ही है, संडे को पीआईबी आती नहीं है, तो कल सुबह से मॉर्निंग हम रूटीन पे आ जाएंगे। पहला आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ है। ये दिखा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल है उसको यूज़ करने में एमएसएमई कैसे अपना रोल निभा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई कॉन्क्लेव, इसको एड्रेस किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ डोनर हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। गला थोड़ा सा खराब है, आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, मिनिस्टर ऑफ डोनर जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड रही है लगातार कि वो एमएसएमईज को एम्पावर करना चाहती है, और हाल ही के बजट में फर्दर पुश दिए गए हैं उनको मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए एमएसएमईज को। जो रिसेंट बजट आया है उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं जो अगले 25 वर्ष घोषित किए गए हैं अमृत काल के तौर पर। बिना एमएसएमईज पर फोकस किए आप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय में इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक तरह से क्रिटिकल रोल प्ले करेंगी इस अमृतकाल के दौरान एमएसएमई। अमृतकाल मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स। जी किशन रेड्डी जी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं आज़ादी के बाद से, तो उसका पोटेंशियल अनटैप्ड है, खास करके एमएसएमई सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर का। और इन सब देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कभी ध्यान दिया ही नहीं गया, तो वो अनटैप्ड जो पोटेंशियल है उसको टैप किया जाए और उसको यूटिलाइज किया जाए पूरे देश की इकोनॉमी में। तो एमएसएमई जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, इमेंस पोटेंशियल है उनके तहत, और उनको यूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी किशन रेड्डी जी ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कमिटेड रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, और कई सारे मेजर्स इसके लिए लिए गए हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च की गई है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्कीम। पीएम डिवाइन स्कीम 1500 करोड़ की स्कीम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए बोनस के तौर पर कार्य करेगी। पीएम डिवाइन स्कीम रिसेंट बजट में अनाउंस की गई, बजट 2022-23 में। देखिए, फिनांस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी ने हैं, उन्होंने कहा है पीएम डिवाइन स्कीम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मेरे ख्याल से 1971 के आसपास बनी थी। तो पीएम डिवाइन स्कीम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इंप्लीमेंट करेगी। अलग से स्पेशल एलोकेशन बनाया गया है 1500 करोड़ का, ये एक इनिशियल एलोकेशन है, ये एक नई स्कीम होगा। देखिए, जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, इसके स्पिरिट के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ध्यान देगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यंग, वुमेन और कई सारे सेक्टर्स होंगे, उन पर फोकस किया जाएगा, खास करके लाइवलीहुड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये 1500 करोड़ रुपए यूटिलाइज किए जाएंगे। ये देखिए, इसको जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पहले से चल रही है या स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है, उससे अलग रखा जाएगा पीएम डिवाइन स्कीम को। तो पीएम डिवाइन स्कीम में याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 1500 करोड़ का वो है। ये किसी भी सेंट्रल सेक्टर स्टेट सेक्टर स्कीम का पार्ट नहीं है, ये एक बोनस है जो कि वहां पर सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, लक्ष्य जीरो डंप साइट। देखिए, ददू माजरा डंप साइट है चंडीगढ़ में, उसके रेमिडिएशन से रिलेटेड जो है अप्रूवल दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये जो रेमिडिएशन प्रोसेस है, इसमें 28.5 करोड़ का जो है क्या आएगा, खर्चा आएगा, और लगभग 7.7 लाख मीट्रिक टन वेस्ट जो दादू माजरा डंप साइट में उसको हटाया जाएगा। तो गला मेरा थोड़ा सा खराब है, प्लीज़ आप मैनेज करिएगा, आज या कल में सही हो जाएगा। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, सिर्फ पीडीएफ दे रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने कहा है दादू माजरा डंप साइट, इसका रेमेडिएशन होना है। याद रखिएगा, दादू माजरा डंप साइट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा। देखिए, चंडीगढ़ को कंप्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज बनाने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया रहा है। चंडीगढ़ एक हेरिटेज सिटी है, इसको 1953 में स्थापित किया गया था। इसको डिजाइन किसने किया था, चंडीगढ़ को, स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर।
लुटियंस जोन को तो किसी और ने डिज़ाइन किया है, लेकिन याद है इंडिया की पहली डिज़ाइन सिटी चंडीगढ़ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बुजियर। इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए थे और इस तरह से बनाया था कि जो स्पेस है, ग्रीनरी है, मेंटेनेंस है, उसको ढंग से जो है इको फ्रेंडली नॉर्म्स के हिसाब से यूज़ किया सके चंडीगढ़ में। तो नाम याद रखिएगा, 1953 में चंडीगढ़ बनी, ली कॉर्बुजियर ने इसको बनाया। ये पहली प्लांट सिटी थी इंडिया की। इसमें कई सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिनकी वजह से बेहतरीन हाइजीन फैसिलिटी वहाँ पर डेवलप की जाती हैं। जो चंडीगढ़ सिटी है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक स्टार गार्बेज फ्री सिटी के तौर के। हाल ही में जो स्टार रेटिंग आई है गार्बेज फ्री सिटीज़ की 2021 में। स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन चला है 2.0, उसके तहत गार्बेज फ्री सिटीज़ का स्टार टारगेट दिया जाता है, उसमें 1 स्टार मिला है इसको। क्यों? क्योंकि भले इसको डिजाइन किया गया था ढंग से, लेकिन वर्तमान में गार्बेज फ्री नहीं है। तो कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी मान्यता दी गई थी इसके लिए कि इसकी जो कमिटमेंट है मैन होल टू मशीन होल, यानी जो मैन होल पहले वुमेन सॉरी जो मैन जो है आपके होल को साफ करते थे, वहाँ पे ह्यूमन स्क्रेटा को हाथ से ही साफ करते थे, बाद में मशीन होल आया आपका। तो ये चंडीगढ़ ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि मैन होल से हटाकर अब मशीन होल आना चाहिए, और ये बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी रही है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज के तहत। कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं इसको गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए, और देश इस समय गार्बेज फ्री सिटी की तरफ बढ़ रहा है। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया रूरल। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 52,497 करोड़ रुपए, 52,497 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए लॉन्च किया था। हाल ही में सेकेंड फेज लॉन्च किया जा चुका है 2020-21 से 24-25 के लिए। फंडिंग पैटर्न तो आपको पता ही है, पढ़ लीजिएगा, 60-40-90-10 एंड 100 का। तो चंडीगढ़ में ये आपकी जो दादू माजरा डम साइट है इसके रेमिडिएशन के प्रोसेस को अप्रूवल मिल गया है। पैसे मैंने आपको बता दिए कितने खर्च होने हैं, नहीं पूछेगा, 28.5 करोड़। लेकिन दादू माजरा कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ली कॉर्बुजियर ने इसको बनाया था 1953 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 देख लीजिए आप, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। तब इंडिया में जो रूरल सैनिटेशन कवरेज था 38.7% था। अभी तक 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट बन चुके हैं, और कई सारे स्टेट्स ने खुद को 2 अक्टूबर 2019 तक ODF फ्री डिक्लेयर कर दिया है, ओपन डिफिकेशन फ्री। नेक्स्ट आर्टिकल है, पहली बार वर्कशॉप हुई है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड वर्क प्लेस। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वर्कशॉप हुई है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा। तो फर्स्ट वर्कशॉप है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऑर्गेनाइज की है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस है, इस पर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। और इस वर्कशॉप में कहा गया है अब ज़रूरत है कि महिलाएं सामने आएँ और अपने हरेसमेंट से रिलेटेड शिकायत करें जो वर्कशॉप पे उनका हरेसमेंट हो रहा है। आपको आज भी पता है कि महिलाओं को उनके काम के लिए कई जगह पर पारितोषिक नहीं दिया जाता है, उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज भी इंडिया में वर्क प्लेसेस पर उत्पीड़न देखा जा सकता है महिलाओं का। वर्क प्लेसेस बहुत दूर है, घर में ही देखा जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, ये जो आपका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पर, ये आर्टिकल 14 एंड 21 की अवहेलना है। आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी और आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ। तो सेक्सुअल हरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है, 2 आर्टिकल की अवहेलना करता है, 14 और 21। अगर कई सारे अन्य चैलेंजेस भी हमें सेक्सुअल हरेसमेंट की जो केसेस आते हैं उनसे डील करने में बरतने पड़ते हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है आपका सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेसेस पे, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, जो वर्क फोर्स होता है वुमेन वर्क फोर्स, उनको धीरे धीरे निकालती रहती हैं, कम से कम वर्क फोर्स रखती हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना इंडिया में कि आपको अपनी कंपनी में 10% महिलाएं रखनी ही हैं। तो कुछ नहीं बोलती कंपनियां। अब देखिए, महिलाओं को काम करने में 2 दिक्कतें आती हैं। आपका एक तो सेक्सुअल हरेसमेंट होता ही होता है, दूसरा बात जो उनकी मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, कंपनियां इससे भी कतराती हैं कि 9 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी महिलाओं को और कंप्लीट सैलरी। तो ये जो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कंपनियां जो है महिलाओं को अपने यहाँ जॉब पर रखना नहीं चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई 2013 में। उसके आधार पर 2013 में POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट पास हुआ। ये एक्ट हर उस कंपनी में लागू है जहाँ पर 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं। याद रखिएगा, हर वो कंपनी जहाँ पर 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं उनको
2013 के एक्ट के हिसाब से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी जिसकी हेड होगी कोई महिला, ठीक है। ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी महिलाओं की कंप्लेंट को सुनेगी, बाद में इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और जो भी आउटपुट आएगा उसको कंपनी के सामने रखिएगा और पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट देनी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं बनाते हैं तो आप पर फाइन लगेगा। मेरी भी कंपनी में मैंने देखा है इंटरनल कंप्लेन कमेटी है। अब वो काम करती है कि नहीं करती है ये नहीं पता रहता है, ठीक है। लगभग 1 लाख जॉब प्रोवाइड की जा चुकी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो हर घर उज्ज्वला, हाल ही में एक वेबिनार हुआ था उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या किया है इसने पिछले कुछ समय में, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री श्री रामेश्वर तेली, उनके द्वारा हाल ही में एक वेबिनार एड्रेस किया जा रहा था, हर घर उज्ज्वला। देखिए 1 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा चुका है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। एलपीजी कवरेज जो इंडिया में है 61.9% था, वो लगभग सैचुरेशन लेवल पर है पिछले 5 वर्षों में, 100% के आसपास पहुंचने वाला है। पंकज जैन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के, वो एड्रेस कर रहे थे हर घर उज्ज्वला सेमिनार को। उसके अलावा ये आपके रामेश्वर तेली जी। एक केस स्टडी है स्वतंत्र कुमार जो कि यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के डिस्ट्रीब्यूटर। उन्होंने कहा कि पहले उनके पास 2000 कनेक्शन थे, फिर उज्ज्वला स्कीम के आने के बाद 12,500 कनेक्शन हो गए, इसमें सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के तहत 7,500 कनेक्शन दिए गए हैं। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम 2.0 लॉन्च कर दिया, यानी सेकेंड फेज। टारगेट क्या है देखिए, लोगों में बिहेवियरल चेंज लाना जिसकी वजह से इंडिया 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मई में लॉन्च की गई। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन दिए जाने थे पुअर हाउस होल्ड को। फेज 2 में क्या हुआ, माइग्रेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया। उनको क्या है, एड्रेस प्रूफ नहीं देना था, सेल्फ डिक्लेरेशन देना था कि भैया हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, बस हमें आप कनेक्शन दे दो, तो उनको कनेक्शन मिल गया। स्कीम फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है 1600 रुपये का हर एलपीजी कनेक्शन पर। छोटा एलपीजी कनेक्शन भी आपको देती, याद रखिएगा। अब तो कुछ दिन पहले आपको स्टोव भी देने पड़ी है, हॉट पॉट जो फ्री है वो भी देने लगा है, हॉट प्लेट, ठीक है। फेज 2 जो है आपका उज्ज्वला स्कीम, इसमें आपको एलपीजी से कनेक्शन तो मिलता ही है, फर्स्ट रिफिल भी फ्री मिलती है और गैस स्टोव भी आपको फ्री मिलता है। उज्ज्वला में जो आपका फेज 1 था उसमें 5 करोड़ महिलाओं को आपको जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कनेक्शन देना था मार्च 2022 तक। उज्ज्वला 2.0 में 1 करोड़ और महिलाओं को कनेक्शन देना है। उसके अलावा 21 लाख घरों में जो कि 50 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ पर पाइप्ड गैस का कनेक्शन भी प्रोवाइड करना है। ये है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0। तो लगभग सैचुरेशन लेवल पे पहुँच गई है आपकी जो गैस कनेक्शन है। नेक्स्ट आर्टिकल है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है इन्होंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 2 शहरों के बीच में। वर्ल्ड का पहला क्वांटम सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, चाइना ने। जब भी क्वांटम की बात आ जाए तो मान लीजिए आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सिक्योर कम्युनिकेशन, लेकिन इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की जरूरत होती है। यूपी में 2 सिटी हैं, प्रयागराज विंध्याचल, लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने पहली बार क्या किया है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो एक तरह से देख सकते हैं कि कॉमर्शियल ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया गया है जो कि इन दोनों सिटीज़ के विषय में बीच में पहले से पड़ा हुआ है। और उसका यूज़ करने के बाद क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो कि एक मैकेनिज्म है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसका यूज़ किया गया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए मिलिट्री गेट कम्युनिकेशन हो जाता है, याद रखिएगा। जब भी क्वांटम कम्युनिकेशन होता है तो मिलिट्री गेट कम्युनिकेशन होता है। और अगर हमारे देश में आ गया है ये 100 किलोमीटर की रेंज में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड का पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, यानी कि 900 किलोमीटर की ऊंचाई से कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप। तो हाल ही में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए जो क्वांटम की का रेट है वो 10 किलो हर्ट्ज तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्क क्या है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में क्यूबिट्स में ट्रांजेक्शन होता है, ऐसे बिट्स में होता है 0 1, आपने पढ़ा होगा। क्यूबिट्स मतलब क्या होता है, ये दोनों एक साथ आते हैं, 0 1 आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक ही टाइम पे आपको स्विच ऑन ऑफ की सिचुएशन दिखाएगा। तो इतना उसको डिकोड करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और शायद आप ना कर पाएँ, इसीलिए बहुत कम्युनिकेशन जो ये है क्या है, सिक्योर है। तो बाइनरी सिस्टम के इक्विवेलेंट होते हैं आपकी क्यूबिट्स, बस 0 1 की सिचुएशन सेम होती है। मिलिट्री गेट कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में क्या होता है, लॉन्गर डिस्टेंस में आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा।
किस सिद्धांत पे काम करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन याद रखिएगा, सिक्योर कम्युनिकेशन के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ द्वारा। किसके बीच में? प्रयागराज और एक और सिटी है विंध्याचल। नेक्स्ट आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी हाल ही में एक कॉन्क्लेव को एड्रेस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर सैनिटेशन है ये बेहतरीन हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में जो राजभवन चेन्नई है उसके द्वारा नेशनल वॉश कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेशनल वॉश कॉन्क्लेव 2022 राजभवन चेन्नई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। उसको एड्रेस किया वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। इन्होंने कहा कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या सैनिटेशन है ये ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हैं हमारे ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होने चाहिए जो कि हेल्दी हो, चाहे वो फिजिकली हो या फिर इमोशनली हो। मतलब फिजिकली और इमोशनली रूप से हेल्दी जो इन्वायरमेंट हो उसमें हमारे बच्चे बड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत का जो वॉश एजेंडा है तो कि देखिए ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई जो रूरल एरियाज में उसके लिए कोर है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे समय में वॉश एजेंडा उनकी पूरी तरह से क्रिटिकल हो जाता है पूरे देश के लिए। जो हमारा SDG 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है। और ये दोनों ही वॉश के विषय में बहुत ज़्यादा यूनिक है। वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। WHO द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई 2018 में। कहा गया है जो अच्छा सैनिटेशन है वो 1 लाख जीवन बचा सकता है पर वर्ष। WHO द्वारा वॉश स्ट्रेटेजी लॉन्च की है 2018 से 25 तक। ठीक है, इसमें आपको SDG 3 और SDG 6 पर फोकस करना है। SDG 6 जो 3 है वो हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस करता है, 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर फोकस करता है। 2019 से 23 तक के लिए WHO का 13वां जनरल प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें मल्टी सेक्टोरल एक्शंस को अडॉप्ट किया जा रहा है हेल्थ के लिए। ये जो हेल्थ है 3 बिलियन लोगों की हेल्थ को एड्रेस किया जाएगा इस WHO के 13 जनरल प्रोग्राम के लिए। तो वॉश इनिशिएटिव किसका है? WHO का। 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस करता है आपका 6 और क्लीन वाटर याद रखिएगा। बाकी मेरे ख्याल से 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक रियलाइजेशन अडॉप्ट किया गया था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी